Hello everyone. So today we will discuss about System Development Life Cycle SDLC. In our previous video we had discussed about meaning of system, type of system, and we have also discussed about information system. So today we will discuss about System Development Life Cycle, which means कि हम सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं. जो भी हम सिस्टम का यूज करते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम कर लिए, सिस्टम का मीनिंग कर लिया, लेकिन वो सिस्टम डेवलप कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वही आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start. So first of all, what is the meaning of system? So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं. एवरी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हैज लाइफ साइकिल. जस्ट ऑल लिविंग बीइंग फॉलो अ लाइफ साइकिल. जैसे हर लिविंग बीइंग की, हर ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है कि हमारी बर्थ होती है, उसके बाद हमारी डेथ भी होती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कभी मरता नहीं. ऐसे ही सिस्टम का होता है कि अगर उनको डेवलप किया जाता है तो उनकी एंड लाइफ भी होता है. सो यही हमारी, जैसे हर ह्यूमन बीइंग की, हर लिविंग बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही क्या हमारे सिस्टम की भी लाइफ साइकिल होती है, उसकी डेवलपिंग स्टेज होती है. जैसे हमारा चाइल्ड होता है, यंग एज होता है, टीन एज होता है, तो ये सब ऐसे भी सिस्टम के साथ भी उसकी एजेस होती हैं. कमर्शियल प्रोग्राम सच एज पेरोल, अकाउंट, इन्वेंट्री एंड अदर सॉफ्टवेयर शेयर अ कॉमन लाइफ साइकिल पैटर्न. यानी कि जैसे एक पर्सन की, एक लिविंग बीइंग की लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही हर चीज की लाइफ साइकिल होती है. कुछ भी फॉर एवर के लिए नहीं होता. हम ऐसे ही हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे. सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट्स व्हेन मैनेजमेंट और समटाइम्स सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनल फील दैट अ न्यू सिस्टम और एन इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड. अब आपके पास कोई सिस्टम है, उसमें आप डेवलपमेंट का थॉट आपके माइंड में कब आएगा? जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि हम इसमें ये नहीं कर पा रहे, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होती ना तो हम ये अच्छे से कर पाते. तो सिस्टम डेवलपमेंट का आइडिया तभी आता है जब आप ये सोचते हो या तो ये जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये बिल्कुल यूज का नहीं हुआ, ये यूजलेस हो चुका है, तो इसके लिए हमें नए सिस्टम की जरूरत है. या तो हम तब डेवलप करते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कुछ हद तक ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ नई फैसिलिटीज़ ऐड करने की ज़रूरत है. तो हम क्या करते हैं, उसी के अंदर कुछ नया ऐड कर देते हैं. उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं. तो सिस्टम डेवलपमेंट 2 टाइप्स पे होता है. या तो जब हम एग्जिस्टिंग वाले को बिल्कुल चेंज कर देते हैं और नया जो सिस्टम है वो डेवलप कर देते हैं, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो एक लिमिट तक ठीक है, हमें सही प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम कुछ फैसिलिटीज़ को ऐड करने के लिए सिस्टम की डेवलपमेंट करते हैं. लेकिन सिस्टम डेवलपमेंट तभी होता है जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा काम सही से कर रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि कोई नया सिस्टम डेवलप करने की हम कॉस्ट लेके आए, टाइम उस पर बर्बाद करे. हालांकि करना उसने भी वही है जो हमारा पिछले वाला कर रहा है. इसीलिए हम तभी सिस्टम को डेवलप करने का सोचते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज करना हो, या फिर हमें बिल्कुल ही न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो. फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अब जो सिस्टम डेवलपमेंट है उसकी लाइफ साइकिल क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि सिस्टम डेवलप करना है, हमारे में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें नया सिस्टम चाहिए, तो एक चुटकी बजाते ही सिस्टम बन गया. नहीं, उसकी एक क्या होती है, लाइफ साइकिल्स होती है. यानी कि सबसे पहले उसकी स्टेजेस होती है कि हमें 1 बाय 1 फेज को कवर करना होता है, उसे फुलफिल करना होता है, देन फाइनली हम सिस्टम को डेवलप करते हैं. तो फेजेस क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी. सो हमारी फर्स्ट फेज है प्रिलिमिनरी सर्वे. यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है. उसके बाद हमारी फिजिबिलिटी स्टडी होती है. आफ्टर दैट सिस्टम एनालिसिस, आफ्टर दैट डिजाइन ऑफ सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, मेंटेनेंस. ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी फेजेस हैं किस चीज की, सिस्टम डेवलपमेंट की. अब इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इन फेजेस का मतलब क्या होता है. ये देखो, हमारा सिस्टम डेवलपमेंट का डायग्राम भी ये बता रहा है कि सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है. प्लानिंग के बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद डिजाइन होता है, फिर उसे डेवलप किया जाता है. अब डेवलप करते ही हम ऐसा तो है नहीं कि उसे यूज कर लेंगे, उसकी टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, मेंटेनेंस होता है. और जैसे ही मेंटेनेंस हो गया, यानी कि अब आप काम कर रहे हो, उसके बाद टेक्नोलॉजी फिर बदल जाती है. अब ऐसा तो है नहीं कि आज जो टेक्नोलॉजी है 10 साल बाद भी वही रहेगी.
अब 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें तो सबके पास स्मार्टफोन्स तो नहीं होते थे, लेकिन आज तो लगभग सबके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, और टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, हमें भी इवॉल्व करना होता है। तो जब हम मेंटेनेंस के स्टेज पे आ जाते हैं और बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो हमारी नीड, हमें सिस्टम से और रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके लिए, उसे सोल्व करने के लिए दोबारा से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, एंड यही साइकिल क्या होती है, चलती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, नीड और वांट्स चेंज होती रहती हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती रहती है और हम उन्हें सॉल्व करने के लिए डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेज है प्रिलिमिनरी सर्वे, यानी कि जब भी आप सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो, सर्वे करते हो, रिसर्च करते हो। रिसर्च किस चीज की करोगे, मैंने मीनिंग में ही बोला था, याद करके देखो कि मैंने क्या बोला था, कि हमारा सिस्टम तभी डेवलप होगा जब हम क्या कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना किसका काम है, प्रिलिमिनरी सर्वे का। इट इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ सिस्टम एनालिसिस्ट, यानी कि जो हमारा सिस्टम एनालिसिस्ट होता है उसके लिए ये सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक ईजी बात नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके सिम्टम्स को देखना, उसके कोजेज को देखना कि वो क्यों हुई है और हम कैसे कह रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब आइडेंटिफाई करने का काम होता है इस स्टेज पे। The purpose of this stage is to evaluate projector and identify the problem exist, यानी कि इस स्टेज पे हमें क्यों नीड है सिस्टम बनाने की, ये डिस्कस किया जाता है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम क्यों डेवलप करें, और क्या अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों है, ये सब आइडेंटिफाई करने का काम किस स्टेज पे किया जाता है, प्रिलिमिनरी सर्वे पे। इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प मेंबर टू इवेल्युएट द मेरिट ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट एंड मेक एन इनफॉर्मल जजमेंट अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो है, हमारे प्रोग्रामर वगैरह ने क्या कहा कि हमें नए सिस्टम की जरूरत है, यूजर ने बोला कि ये सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, नए सिस्टम की जरूरत है, तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, ये सर्वे करते हैं कि क्या एक्चुअली में नए सिस्टम की जरूरत है, और है तो वो हमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसके सॉल्यूशन के साथ हमें नया सिस्टम बनाना है और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। सेकंड हमारा आता है एनालिसिस्ट वर्किंग ऑन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुड अकम्प्लिश, यानी कि हमने अभी क्या किया है कि हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। तो प्रिलिमिनरी सर्वे में हम प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं वो इसमें गिवन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि जो भी सिस्टम आप बनाने जा रहे हो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। देन कॉस्ट, यानी कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी ये डिसाइड कर देना कि हमारा बजट कितना है, कि हम भाई 1 लाख लगा सकते हैं, 1.5 लाख लगा सकते हैं, इतने में हमें नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। कॉस्ट भी हमें इसी स्टेज पे डिसाइड करनी होती है। आफ्टर दैट कॉस्ट के बाद क्या आता है, टाइम स्केल, यानी कि कितने टाइम में इसे बना देना है। अगर हमें बोला गया है कि 1 महीने में हमें बनाना है तो हमें 1 महीने में ही उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 महीने का जो बनाना है वो हम 1 साल में कंप्लीट करते हैं तो इतने तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसलिए जो सिस्टम हमने डेवलप किया होगा वो तो पहले ही आउटडेटेड हो गया, किसी यूज का रहेगा ही नहीं, इसलिए हमें उसे जो टाइम फ्रेम हमें दिया गया है उसी में बनाना होता है। आफ्टर दैट साइज ऑफ प्रोडक्ट, हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसका साइज कितना रहेगा, कितना वो कन्वीनियंट हमें बनाना है। प्रॉब्लम विद द करंट सिस्टम, यानी कि करंट सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, उसके सिम्टम्स को, कॉजेज को आइडेंटिफाई करना, एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी कि जो हम न्यू सिस्टम डेवलप करेंगे उसके अंदर क्या क्या नई चीजें होनी चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। ये सब हम किस में करते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज में, यानी कि अभी हमने कौन से स्टेज कंप्लीट किए, प्रिलिमिनरी सर्वे। अब हम प्रिलिमिनरी सर्वे करके आ चुके हैं। सेकेंड स्टेज हमारी होती है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि प्रिलिमिनरी सर्वे में हमें समझ आ गया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें ये सिस्टम डेवलप करना है, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जामाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जिसमें आप अपने सिस्टम की फिजिबिलिटी को एग्जामाइन करते हो। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, कितना वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि पूरे सिस्टम को बनाने की आपकी कॉस्ट कितनी आएगी और उससे बेनिफिट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉस्ट आती है 1 लाख और उससे बेनिफिट आपको बस 80,000 हो रहा है, तो आपका 20,000
10,000 का तो लॉस हो जाएगा, तो आप ये सिस्टम डेवलप नहीं करोगे। जब अगर आपका बेनिफिट कॉस्ट से कम होता है तो आप सिस्टम डेवलप करने के आइडिया को छोड़ देते हो, और अगर आपका जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे कंटिन्यू करते हो। Initially, a rough cost-benefit analysis will be sufficient for the top management to take decision either in favor or against the proposed system. ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल डीप में जाके कोस्ट को कंसीडर करते हो, लेकिन एक रफ डायग्राम, एक रफ चार्ट बना लिया जाता है कि अप्रोक्सीमेट इतनी हमारी कॉस्ट आएगी और अप्रोक्सीमेट इतना हमारा बेनिफिट होगा, और उसी के बेस पे हम या तो उसके फेवर में, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हम उसके अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं, और अगर हमारा बेनिफिट ज़्यादा है तो हम उसके फेवर में डिसीजन ले लेते हैं। कॉस्ट इंक्लूड, अब कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करेगी? कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन की कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, सारी कॉस्ट को हम मीन्स अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं। और बेनिफिट में यानी कि जो उससे हमें बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि वो टाइमली बन जाएगा क्या, कितना एक्यूरेट रहेगा, कितना न्यू रहेगा, कैसी उसकी टेक्नोलॉजी, जो उससे हमारे बेनिफिट होंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जो चीज़ हमारी ज़्यादा होगी उसी के बेस पे हम आगे डिसाइड करते हैं। अब फिजिबिलिटी भी हमारी 3 टाइप की होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जो हम डिस्कस करते हैं। यानी कि जब भी आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो तो इन तीनों फिजिबिलिटी स्टडी को डिस्कस करना होता है। सबसे पहले आपकी होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसमें आप क्या डिसाइड करते हो कि जो आपके करंटली आपके पास टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, इक्विपमेंट है, वो इनफ है या फिर आपको नए की ज़रूरत है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इसका मतलब। और न्यू टेक्नोलॉजी को आप कितने बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो उस सिस्टम को बनाने के लिए, ये हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। यानी कि टेक्निकल टर्म्स में जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो सफिशिएंट है या नहीं, और नहीं है तो हम कैसे परचेज करेंगे ताकि हमारा बेनिफिट उससे ज़्यादा हो और कॉस्ट हमारी कम हो। देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है जो हमने प्रिलिमिनरी सर्वे में कॉस्ट का लिया था, बजट बताया था कि हमारा बजट 2 लाख का है, तो क्या हमारे वो बजट से मैच कर रहा है या नहीं। तो इसमें हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम सिर्फ अपने बजट के साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो सही चल रहा है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हमारे बजट से वो मैच कर जाए। देन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो भी हमने बनाया है क्या वो वैसा ही, मीन्स जो हमने डिसाइड किया कि हम ये बनाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे, तो क्या वो हमारे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, उस ऑपरेशन को फुलफिल करेगा, जो काम हमें उससे चाहिए है, जो यूजर उससे परफॉर्म करना चाहता है। ये हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। जब हमारी तीनों फिजिबिलिटी सही आ जाती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बेस्ट मिल जाएगी, हमें सही कॉस्ट पे मिल जाएगी, हमारे बजट के साथ भी मैच हो रहा है और वो वही काम करेगा, तो हमें क्या करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं और उसे सबमिट करा देते हैं। अब फिजिबिलिटी अगर स्टडी हो जाती है और वो सही होती है तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई अब तो सिस्टम बनाना ही है क्योंकि ये फिजिबिलिटी भी सही है। तो फिर हमारी सिस्टम एनालिसिस की स्टेज आती है। व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट डिसाइड द रिक्वेस्ट सिस्टम इज फिजिबल, कि जब उसको ये लगता है कि जो हमें नया सिस्टम बनाना है, जिसकी रिक्वेस्ट आई है, वो फिजिबल है, यानी कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही है, हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी, देन द मैनेजमेंट एग्री टू कंटिन्यू द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि तब मैनेजमेंट एग्री हो जाती है हाँ कि अब इसे बनाते रहो। नेक्स्ट फेज इज टू SDLC टू डिटरमाइन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं, अब हमने ये मैनेजमेंट से हमें एक तरीके से अप्रूवल मिल गया कि अब आप सिस्टम को बना सकते हो क्योंकि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही है। तो इस टाइम पे हम सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हम सारी कलेक्ट करते हैं। जो भी हमारा नया सिस्टम हमें बनाना है उसके रिगार्डिंग जितना डाटा हम कलेक्ट कर सके ताकि हम उससे अच्छा बना सके, ये काम होता है हमारे सिस्टम एनालिसिस स्टेज में। तो इसमें कैसा डाटा कलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस सिस्टम से क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितनी फ्रिक्वेंटली किया जाएगा, यानी कि सिस्टम को कितनी बार दिन में यूज किया जाएगा, कितना फ्रिक्वेंटली होगा, उसकी वॉल्यूम, कितना डाटा उसमें सेव किया जाएगा, उसका साइज क्या होगा और वो कितने टास्क को कितने अच्छे से परफॉर्म करने का सोचा जा रहा है, कि यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कितने एक्यूरेसी के साथ, कितनी इंटीग्रिटी के साथ टास्क को परफॉर्म करेगा। ये सारी चीजें हम सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इतना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि हम एक एक्यूरेट और इफेक्टिव सिस्टम को डेवलप कर सके। सो इसमें जो भी हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सिस्टम एनालिसिस के बाद स्टेज आती है डिजाइन ऑफ सिस्टम। अब हमने जो सिस्टम बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, हमें पता लग गया कि उसे कैसा बनाना है, उससे क्या काम होगा, कितना फ्रिक्वेंटली होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, सब पता लगने के बाद हम उसका एक डिजाइन बनाते हैं, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं
हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा दिखेगा और उसे ऐसा बनाना है. इन द सिस्टम डिजाइन फेज द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट एंड टू बिल्ड अट्रैक्टिव एंड लॉजिकल डिजाइन. यानी कि जो भी हमारा डिजाइन होना चाहिए, जो भी आप बनाते हो वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, ताकि जो हमें इनपुट मिला है उसका इफेक्टिव आउटपुट वो प्रोवाइड करा सके, एज वेल एज अट्रैक्टिव भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो दिखने में ही ऐसा है कि उसे कोई परचेज ही ना करना चाहे, तो वो अट्रैक्टिव एज वेल एज लॉजिकल होना चाहिए. मेन एक्टिविटीज इसमें क्या होती हैं कि सबसे पहले सिस्टम डिजाइन, यानी कि आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से, जैसे अब सिस्टम में हम एग्जांपल लेके चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो उसमें हमारा मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है. तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि सीपीयू कहाँ रखा जाता है, किसको किस चीज से कनेक्ट करना है, उसका एक फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं. तो ऐसे ही जब भी हम अपने सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वो हमारी डिजाइन ऑफ सिस्टम होता है. तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, मेन एक्टिविटीज हम क्या परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले द एनालिस्ट बिगिन द डिजाइन प्रोसेस बाय आइडेंटिफाई रिपोर्ट एंड अदर आउटपुट सिस्टम. यानी कि वो डिजाइन तभी शुरू करेगा ना, तब उसे कुछ रिपोर्ट मिलेगी कि हमारे सिस्टम में ये चीजें होंगी. उसके बाद वो डिजाइन बताएगा कि ये चीज यहाँ रखी होगी, ये चीज इससे ऐसे कनेक्ट होगी. तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है कि रिपोर्ट वगैरह को आइडेंटिफाई करना. उसके बाद आइडेंटिफाई डाटा रिक्वायरमेंट, यानी कि इससे क्या रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना, ताकि उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे. उसके बाद द सिस्टम डिजाइन डिस्क्राइब द डाटा टू बी इनपुट एंड कैलकुलेटेड. जो हमारा सिस्टम डिजाइन है वो क्या डिस्क्राइब करेगा कि डाटा इनपुट कहाँ से होगा, प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है और आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, ये सब दिखाया जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में. डाटाबेस इज डिजाइन इन दिस फेज. और जो हमारा डाटाबेस डिजाइन होता है, यानी डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, वो भी किस फेज पे डिजाइन किया जाता है, डिजाइन ऑफ सिस्टम वाली फेज पे ही. अब हमने डिजाइन डिसाइड कर लिया, ब्लूप्रिंट डिसाइड कर लिया कि हमारा कैसे लॉजिकली और अट्रैक्टिव वे में हमारा सिस्टम बनेगा. अब हमारे उसी को देखते हुए सिस्टम को क्या किया जाता है, डेवलप कर लिया जाता है. ये वो फेज है जहाँ पे एक्चुअली सिस्टम को डेवलप किया जाता है. इन दिस फेज द सिस्टम इज एक्चुअली प्रोग्राम्ड, यानी कि इस टाइम पे सिस्टम को एक्चुअली बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है. द एनालिस्ट शुड डिसाइड वेदर टू बाय अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर और टू डेवलप अ न्यू कस्टमाइज्ड प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर्स. यानी कि इस स्टेज पे अब हमें ये पता चल गया उसका कैसा डिजाइन होगा, तो फिर हमारा जो एनालिस्ट है वो डिसाइड करता है कि वो हम खुद बनाएंगे या हम उसे कहीं से परचेज करेंगे. और वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि खुद बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो कितने टाइम पे बन रहा है, और बाहर से ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और वो कितने टाइम पे बन रहा है. अगर बाहर से जो ले रहे हैं ना उसकी कॉस्ट भी कम आ रही है और वो जल्दी हमें मिल भी जाएगा, तो हम उसे बाहर से ले लेंगे ताकि हमें बेनिफिट हो. लेकिन जो खुद बना रहे हैं अगर वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो हम जल्दी भी बना लेंगे और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, तो हम उसे क्या करेंगे, खुद बना देंगे. ये इस टाइम पे हम फाइनली डेवलप कर देते हैं. उसके बाद आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग. एक बार सिस्टम डेवलप हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसे यूजर स्टार्ट कर देता है यूज करना. उसके बाद सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, यानी कि एक बार उस पर एक तरीके से सर्वे किया जाता है कि वो यूजर जिसने बनाया है वही खुद क्वेरी डालेगा और देखेगा कि वो सही से वर्क कर भी रहा है या नहीं. द मेन पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू फाइंड आउट द एरर एंड करेक्ट देम. यानी कि इस फेज में हम क्या करते हैं कि कोई एरर रह गया हो तो उसे अभी करेक्ट कर दिया जाए. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू मेक श्योर दैट द सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन विल परफॉर्म एज पर स्पेसिफिकेशन. हम पहले टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम ये देख लें कि ये हमारे जो यूजर ने स्पेसिफाई किया था कि उसे ऐसा सिस्टम चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ना. टू मेक श्योर दैट द कंट्रोल इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोग्राम सिस्टम फंक्शन एज इंटेंडेड. यानी कि जो जो आपने सिस्टम के अंदर फंक्शंस डाले हैं, जो जो चीजें आपने डाली हैं, जैसी आपकी इंटेंशंस हैं, जैसा आपने सोचा था वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं. और इनकरेक्ट इंपोर्टेड डाटा एंड प्रोसेसिंग विल बी डिटेक्टेड. यानी कि कुछ इनकरेक्ट है या फिर कुछ ऐसा डाटा है तो उसे तभी की तभी करेक्ट कर दिया जाए. उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं. अब हमने सिस्टम को टेस्ट कर लिया, वो सही काम कर रहा है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अब हम उसे यूजर को दे देंगे और यूजर उसे परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा. Implementation consists of installing hardware, software, training of all user to collecting data needed to use. यानी कि इस टाइम पे हम उस सिस्टम को जचा देते हैं, अच्छे से रख देते हैं कि यहाँ पे वो यूज करना है, लेकिन उसको यूजर की साइट पे भेजने से पहले हम यूजर को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप चला के देखो, और उसको ट्रेन करते हैं कि इसको चलाना कैसे है, क्या चीज कहाँ मिलती है. इस चीज पे हमें उसे ट्रेनिंग देनी होती है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम. इन द फेज यूजर एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम. किस टाइम पे वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है यूज करना, लेकिन
लेकिन उस किस टाइम पे क्या स्टार्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उससे फ्रेंडली हो जाए, उसे ये पता चल जाए कि क्या चीज़ें कैसे ओपन होती हैं, कैसे क्लोज होती हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। ये तो था इम्प्लीमेंटेशन में। इवेल्युएशन में क्या होता है कि ऑपरेशनल इवेल्युएशन की जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल, यूजर मैनेजर और डेवलपमेंट। ऑपरेशनल यानी कि वो ऑपरेशन सही से परफॉर्म कर रहा हो, जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है वो सारी सही होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट लेके आएगा। अब हमने नया सिस्टम ले आए तो ऑब्वियसली वो कुछ तो बेनिफिट लाएगा ही, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यूजर मैनेजर असेसमेंट यानी कि यूजर के लिए क्या क्या बेनिफिट होंगे, और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस यानी कि अब हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा रहा है ये हम इवेल्युएट कर लेते हैं। और हमारी लास्ट स्टेज आती है मेंटेनेंस, जो हमने बताया भी था, मैं मीनिंग में ही बता के आई थी कि मेंटेनेंस क्या होता है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। जैसे ही आपने नया सिस्टम बना दिया, आफ्टर सम टाइम फिर से टेक्नोलॉजी सेम होगी, तो हम उसे मेंटेन करते हैं उस सिस्टम को। यानी कि मेंटेन में हम क्या क्या होगा, करेक्शन यानी कि कुछ भी आगे एरर आता है, फ्यूचर में कोई एरर आता है तो उसे करेक्ट करेंगे। अडॉप्शन यानी कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमें अपना सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि वो नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर सके, अडेप्टेबल होना चाहिए। और एनहांसमेंट यानी कि उसमें नए नए फंक्शंस इजीली ऐड किए जा सके, ये उसका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।